आज हम बात करने वाले हैं कराची के एक इलाके लियारी की एक ऐसी जटिल और खूनी कहानी के बारे में जिसमें हीरो और विलेन के बीच की लकीरें पूरी तरह धुंधली हो जाती हैं और जहां आखिर में जीत किसी की नहीं होती। तारीख थी 27 अप्रैल 2012। सुबह का वक्त था और कराची के लियारी में ना एक अजीब सी खामोशी थी। गलियां सिर्फ शांत नहीं थी, ऐसा लग रहा था मानो वो हर चीज पर नजर रखे हुए हैं। जो लोग आमतौर पर सड़कों पर दिखते थे वो उस दिन अपने घरों की छतों से नीचे झांक रहे थे। सबको पता था कि कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। और उनका अंदेशा बिल्कुल सही था। जैसे ही पुलिस की गाड़ियों ने इलाके में एंट्री ली, चारों तरफ से गोलियां चलने लगीं और फिर अचानक एक रॉकेट गोला बारूद से लदी गाड़ी से जा टकराया और एक जोरदार धमाके ने पूरी गली को जम के मैदान में तब्दील कर दिया। इस पूरे ऑपरेशन को लीड कर रहे थे एसपी चौधरी असलम खान। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि आखिर ये नौबत आई कैसे। एक ऐसी जगह जो अपनी एक अलग ही पहचान के लिए जानी जाती थी, वो जुर्म और अपराध का इतना बड़ा गढ़ कैसे बन गई। चलिए इसे समझते हैं। देखिए, अगर हम थोड़ा पीछे जाएं तो लियारी हमेशा से ऐसा नहीं था। एक वक्त था जब यहाँ से फुटबॉल और बॉक्सिंग के चैंपियंस निकलते थे। यहाँ के पोर्ट्स पर खूब चहल पहल रहती थी और लोग बिना किसी डर के अपनी जिंदगी जीते थे। लेकिन फिर यहाँ पैसा आया और पैसे के साथ शुरू हुआ ताकत का एक ऐसा खेल जिसने लियारी की पहचान हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दी। लियारी का ये जो पूरा ट्रांसफॉर्मेशन है ना, वो कई स्टेजेस में हुआ। सबसे पहले आया बाबू डकैत, जिसका फंडा एकदम सिंपल था, डर फैलाओ और कंट्रोल हासिल करो। उसके बाद हाजी लालू ने इस डर को एक ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क में बदल दिया और फिर मैदान में उतरे रहमान डकैत और उज़ैर बलोच, जिन्होंने अथॉरिटी और सियासत का इस्तेमाल करके इस खेल को और भी ज्यादा खतरनाक और खूनी बना दिया। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं रहमान की। एक ऐसा लड़का जो इसी सिस्टम में पला बढ़ा और एक दिन इसी सिस्टम का बेताज बादशाह बन गया। अब रहमान के बारे में ना किस्से कहानियां भी बड़ी मशहूर थीं। एक अफवाह तो ये तक थी कि उसने अपनी ही मां की जान ले ली थी। उसने वसूली और आपसी झगड़े निपटाकर अपना कंट्रोल बनाया। धीरे धीरे उसका नेटवर्क स्मगलिंग और हथियारों की तस्करी तक फैल गया और सत्ता की भूख इतनी बढ़ी कि उसने पूरी ताकत हासिल करने के लिए अपने ही पिता बाबू डकैत को भी रास्ते से हटा दिया। लेकिन रहमान का जो नेटवर्क था वो सिर्फ लियारी तक ही सिमटा हुआ नहीं था। मामला इससे कहीं ज्यादा बड़ा था। कुछ इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स ने कराची के इन क्रिमिनल नेटवर्क्स को इंटरनेशनल मिलिटेंट ग्रुप से भी जोड़ा। 26/11 मुंबई हमलों के सिलसिले में मेजर इकबाल और इलियास कश्मीरी जैसे नाम भी सामने आए। हालांकि ये साफ करना बहुत जरूरी है कि ये दावे कभी अदालत में साबित नहीं हो पाए और पाकिस्तान ने भी इन कनेक्शनों को कभी भी ऑफिशियल तौर पर कबूल नहीं किया। रहमान ना एक बहुत ही शातिर खिलाड़ी था। मतलब वो एक ही वक्त में कई नावों पर सवार था। एक तरफ वो बलोच अलगाववादियों को हथियार देता था तो दूसरी तरफ उन्हीं से खरीदे हथियार आईएसआई को सप्लाई करता था। इतना ही नहीं, उसने उस वक्त की प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो की जान एक हमले की टिप देकर बचाई और इस तरह सियासी दुनिया में भी अपनी जगह बना ली। अब रहमान के इस बढ़ते हुए साम्राज्य को टक्कर देने के लिए मैदान में एक ऐसा पुलिस अफसर उतरा जिसके नाम से ही अपराधी कांपते थे, एसपी चौधरी असलम खान। चौधरी असलम, सफेद पठानी सूट, एक अलग ही स्टाइल और बेखौफ अंदाज। उनके बारे में कहा जाता था कि वो कुछ लोगों के लिए मसीहा थे तो कुछ के लिए शैतान। उनका बस एक ही मकसद था, लियारी के इस सिस्टम को जड़ से उखाड़ फेंकना। और इसके लिए उन्होंने एक बहुत ही सोची समझी स्ट्रैटेजी अपनाई। सबसे पहले तो उन्होंने बनाई एलटीएफ यानी लियारी टास्क फोर्स। इस स्पेशल यूनिट ने गैंग्स के अंदर अपने मुखबिरों का एक जाल बिछाया और फिर एक एक करके लगातार इनकाउंटर्स के जरिए रहमान के नेटवर्क को कमजोर करना शुरू कर दिया। नतीजा ये हुआ कि रहमान का दायरा धीरे धीरे सिकुड़ता चला गया। और फिर साल आया 2009। रहमान डकैत एक पुलिस मुठभेड़ में मारा गया। ऑफिशियली तो इसे एक एनकाउंटर कहा गया, लेकिन सच तो ये था कि यह कहानी का अंत नहीं था। ये सिस्टम बस अपना चेहरा बदल रहा था। तो सवाल ये है कि क्या रहमान के जाने से ये जंग खत्म हो गई थी? जवाब है बिल्कुल नहीं, क्योंकि खाली हुई गद्दी को भरने के लिए एक नया और पहले से भी ज्यादा खूंखार चेहरा तैयार हो रहा था। और वो नाम था उज़ैर बलोच। एक ऐसा लड़का जो रहमान से बिल्कुल अलग था। ऊपर से देखने में शांत, फुटबॉल खेलने वाला, लेकिन असल में अपने अंदर बदले की आग का एक तूफान पाले हुए था। उज़ैर के इस क्राइम की दुनिया में आने की सिर्फ एक वजह थी और वो थी बदला। उसके पिता को दुश्मन गैंग के सरगना अरशद पप्पू ने मार डाला था
और उज़ैर बस उसी मौत का हिसाब बराबर करना चाहता था। और उसने ये हिसाब इतने खौफनाक तरीके से लिया कि पूरी लियारी की रूह कांप गई। उसने अरशद पप्पू का सर कलम कर दिया, और कहा तो ये भी जाता है कि उसने उस सर से फुटबॉल खेलकर खुद को लियारी का नया बादशाह घोषित किया। ये एक पैगाम था कि अब राज उसका है। तो अब कहानी घूमकर वापस वहीं आ जाती है जहां से हमने इसे शुरू किया था। साल 2012 का वो ऑपरेशन दरअसल एसपी असलम और लियारी के नए बादशाह उज़ैर बलोच के बीच एक आखिरी टकराव था। 27 अप्रैल के उस फाइनल शोडाउन में उज़ैर के कई आदमी मारे गए। उसका पूरा नेटवर्क एक तरह से तबाह हो गया, लेकिन लियारी की उन्हीं तंग गलियों का फायदा उठाकर उज़ैर वहां से भाग निकला। अब उज़ैर के लिए हर तरफ से रास्ते बंद हो रहे थे। सरकार ने उस पर 20 लाख रुपए का इनाम रख दिया, रेड वारंट जारी हो गए, और जिन पॉलिटिकल पार्टियों ने कभी उसे पाला पोसा था उन्होंने भी उससे पल्ला झाड़ लिया। लेकिन इस कहानी का सबसे चौंकाने वाला मोड़ आना अभी बाकी था। कुछ ही वक्त बाद एसपी चौधरी असलम खान खुद एक कार बम धमाके का शिकार हो गए। उनकी गाड़ी को निशाना बनाकर उड़ा दिया गया। और बस यहीं पर यह बात बिल्कुल साफ हो गई कि लियारी की इस कहानी में असल में कोई जीता ही नहीं। जिस सिस्टम को एसपी असलम खत्म करना चाहते थे, आखिर में वही सिस्टम उन्हें भी निगल गया, और जो उस सिस्टम के बादशाह बने बैठे थे वो भी उसी में समाकर खत्म हो गए। तो ये सोचने वाली बात है कि एक ऐसी जंग में जहां सिस्टम कानून बनाने वाले और कानून तोड़ने वाले दोनों को ही अपनाने वाला बना लेता है, क्या वहां कभी कोई असल में जीत सकता है?